अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम। आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th. Today we are going to discuss some fun facts about chapter number 3, biodiversity. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आज मैं ऐसे फन फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड हैं। चैप्टर नंबर 3 जो कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में है। हमने ये पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्या होती है। तो डाइवर्सिटी हमने बोली कि ऐसी ब्रांच है। तो डाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डाइवर्सिटी होती है किसी भी स्पीशीज़ के अंदर या डिफरेंट स्पीशीज़ में पाई जाने वाले वैरायटी। यानी हम ये देखते हैं कि एक ही स्पीशीज़ में और मुख्तलिफ स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं, यानी वैरायटी पाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी। फिर हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो हमने ये डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट इकोसिस्टम्स में पाई जाने वाली डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करनी है कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों के चैप्टर के साइड बॉक्सेस में दी गई है, या फिर आप लोगों को डिफरेंट जो वैल्यूज़ या परसेंटेजेस बताई गई हैं वो भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछी जा सकती है किसी भी सूरत में, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस या MCQs की सूरत में। इसलिए ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने रखनी है याद, और इसको आप लोगों ने आगे भी पहुंचाना है। मतलब जब भी आप किसी गैदरिंग में जाएं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को या फिर जिससे भी आपकी बात हो, आप ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं ताकि जो नॉलेज आप लोगों के पास है वो नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुंचे। हमने स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा, और स्पीशीज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन साइड बॉक्स में पढ़ी कि स्पीशीज़ इंटरब्रीड तो कर सकती हैं, लेकिन हम स्पीशीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक क्राइटेरिया जो कि काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या है? वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यानी हम ऐसे एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उन पर हम इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन में इंटरब्रीडिंग का लफ्ज़ आया था, और हमने कहा था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं वो ही स्पीशीज़ कहलाते हैं, यानी वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड। लेकिन हमने ये भी साथ पढ़ा था कि ये इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई नहीं हो सकता जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ हमने एक और बहुत ही मज़े की चीज़ पढ़ी जो कि थी म्यूल के बारे में। और म्यूल, अगर आप लोगों को याद हो, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसको कि हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया था, यानी आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग के थ्रू ये प्रोड्यूस हुआ था। मतलब इसका ये हुआ कि हमने इसकी आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग कराई थी किसके दरमियान? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के दरमियान, और जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ था वो था इनफर्टाइल, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हम आर्टिफिशियल मीन से किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कराएं तो वो इनफर्टाइल इन नेचर होता है। मतलब क्योंकि हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा रहे हैं तो इस और ऑफस्प्रिंग में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रिप्रोड्यूस फर्दर कर सके या अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके। इसी तरह हमने एक साइंटिस्ट कैरलस लिनियस के बारे में भी स्टडी किया। हमने देखा ये इंतहाई मशहूर साइंटिस्ट था जो कि क्लासिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करके गया, और ना सिर्फ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो था, यानी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम्स देने का सिस्टम कैरलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि हम देखते हैं इसने 3 किंगडम्स में भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साइड बॉक्स में दी गई है।
हम देखते हैं ये 3 किंगडम जो कैरोलस लिनियस ने इंट्रोड्यूस कराए, इनमें से तीनों का नाम क्या क्या था वो हम देखते हैं। एक का नाम था मिनरल्स, एक का वेजिटेबल और एक का एनिमल्स। ये तीनों किंगडम्स इंट्रोड्यूस कराए थे कैरोलस लिनियस ने। इसी तरह हमने बात की यूकलिप्टस के बारे में। यूकलिप्टस की इंफॉर्मेशन भी आप लोग के साथ इसी चैप्टर में शेयर की गई है। यूकलिप्टस ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट किए गए, लेकिन हम देखते हैं यूकलिप्टस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पाकिस्तान की ज़मीन के लिए नुकसानदेह साबित हुए। और वो क्यों? यूकलिप्टस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, और ये यूकलिप्टस प्लांट्स जहाँ भी लगाए गए वहाँ की ज़मीन में पानी की कमी हो गई। और जब ये वाटर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, क्योंकि इस पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे यूकलिप्टस प्लांट्स, तो वो प्लांट जो कि बाकी एरिया में मौजूद थे, यानी यूकलिप्टस के इर्द गिर्द मौजूद थे, आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन में कमी वाक़या होने लगी। इसलिए हमें बाद में पता ये चला कि असल में ये जो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन ऑफ अदर स्मॉल प्लांट्स जो कि यूकलिप्टस के इर्द गिर्द मौजूद थे, उनकी पॉपुलेशन में कमी क्यों वाक़या हो रही है। तो पता ये चला कि यूकलिप्टस प्लांट्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये इंतहाई ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं ज़मीन से, और सारा का सारा पानी ये पी जाते हैं और अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से बाकी प्लांट्स जो कि इस प्लांट के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ होने लगती है और उनकी पॉपुलेशन में कमी वाक़या होने लगती है। या फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्लांट्स मुरझाने लगते हैं और ये मज़ीद फ्रेश नहीं नज़र आते और अपनी फ़ोटोसिंथेसिस पे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लांट्स हम पानी की कमी की वजह से हमें पता है कि जब भी फ़ोटोसिंथेसिस का अमल होना है तो कार्बन डाइऑक्साइड ने कंबाइन करना है वाटर के साथ, और जब पानी ही मौजूद नहीं होगा प्लांट्स में तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर सकती है? नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन नहीं करते और ग्लूकोज नहीं बना सकते, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इन प्लांट्स में फूड की कमी हो जाती है, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है, और इनमें फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये विल्ट हो जाएंगे, यानी कि मुरझा जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी डेथ होने लगेगी। इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अब मज़ीद ऑस्ट्रेलिया से हम यूकलिप्टस प्लांट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे और मज़ीद ग्रोथ या मज़ीद यहाँ पर हम यूकलिप्टस प्लांट्स को नहीं उगाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है सी स्टार का, जिसे हम स्टार फिश भी कहते हैं, हमने एक और इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर में देखी वो ये थी कि सी स्टार्स ऐसे स्टार फिश यानी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मसल्स को खाते हैं। मसल्स ऐसे एनिमल्स हैं कि जब सी स्टार की पॉपुलेशन मौजूद होती है तो मसल्स की पॉपुलेशन एक इक्विलिब्रियम में रहती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि स्टेबल रहती है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम किसी भी ओशन से या फिर कहीं से भी सी स्टार की पॉपुलेशन को कम कर दें, यानी हम पानी से सी स्टार या स्टार फिश को निकाल दें, रिमूव कर दें उस जगह से, उनकी हैबिटेट से, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, स्टार फिश की पॉपुलेशन जब हमने ख़त्म कर दी तो फिर मसल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और जब मसल्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर मौजूद छोटे एनिमल्स के लिए ख़तरनाक साबित होगी, क्योंकि अब मसल्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ज़ाहिरी सी बात है खुराक भी चाहिए, और वो फीड करेगी अपने से छोटे एनिमल्स पर, और इस तरह मसल्स की पॉपुलेशन ख़तरनाक साबित होगी अपने से छोटे एनिमल्स के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता इस पानी में मौजूद बाकी जो छोटे एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का इकोसिस्टम यानी ओशन का जो इकोसिस्टम होगा वो बुरी तरह ख़राब हो गया या डैमेज हो जाएगा, यानी अब वो मज़ीद स्टेबल नहीं रहा, और जब ये इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी पॉपुलेशंस ऊपर नीचे हो जाएंगी।
इसका मतलब ये हुआ, जैसे हमने ये पढ़ा था कि किसी भी स्पीशीज़ के रिमूवल से या फिर किसी भी स्पीशीज़ के इंट्रोडक्शन से दूसरी स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन के कॉज होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जब स्पीशीज़ ऐड हो रही है किसी इकोसिस्टम में या फिर उस इकोसिस्टम से रिमूव हो रही है, तो वहाँ पर मौजूद बाकी स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसीलिए हमने यहाँ पर एक बहुत ही मज़े की इन्फॉर्मेशन देखी थी, और वो क्या थी कि किसी भी इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन है वो 39% किसी और स्पीशीज़ के लिए नुकसानदेह या एक्सटिंक्शन का कॉज बनता है। इसी तरह हमने एक इन्फॉर्मेशन ये भी पढ़ी थी, हमने डिफरेंट परसेंटेजेस देखी थी कि कॉजेज़ क्या हैं स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट डाउन कॉजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन और साथ साथ उनकी परसेंटेज बताएं। तो वो हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अगर हंटिंग को हम देखें तो 23% हंटिंग जो है वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का कॉज बनती है। इसी तरह स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन 39% स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का कॉज बनती है। और एक और जो हमने लफ्ज़ पढ़ा था वो था हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब ये था कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं या डैमेज करते हैं। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन 36% जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के डेथ का या एक्सटिंक्शन का कॉज बनती है। और बाकी कॉजेज जैसे डिफॉरेस्टेशन वगैरह ये तकरीबन 2% थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर यानी इस चैप्टर में आपसे और भी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस की गई, और वो क्या थी, वो ये थी कि तकरीबन 1 मिनट इंडिविजुअल्स की एडिशन हो रही है, यानी 1 मिनट में 180 इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन में। लेकिन अगर हम एक दिन में बात करें तो तकरीबन 2,60,000 इंडिविजुअल्स का इजाफा हो रहा है हमारी पॉपुलेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन एक दिन में कितनी बढ़ रही है, 2,60,000, और एक मिनट में 180 नए बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बींग्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन किस चीज़ का बाइस है, हर ऐसी चीज़ जो कि दूसरी इकोसिस्टम में मौजूद स्पीशीज़ है उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, साथ साथ उन स्पीशीज़ को आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजरमेंट की तरफ लेकर जा रही है, और इन स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन का भी बाइस है। मतलब जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरे जो स्पीशीज़ हैं उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होगी, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा वक्त आ जाएगा कि ये स्पीशीज़ बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएंगी दुनिया से। फिर हमने बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ देखी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और इंडेंजर्ड है। इनमें से यहाँ पर आपके चैप्टर में कुछ स्पीशीज़ के नाम भी दिए गए हैं जो कि एक्सटिंक्ट हैं और इंडेंजर्ड है। हमने देखा कि मार्को पोलो शीप एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इसी तरह इंडस डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन अब इंडस रिवर में सिर्फ और सिर्फ 600 स्पीशीज़ इंडस डॉल्फिन की बच गई हैं। इसी तरह मार्को पोलो शीप की भी बहुत ही कम स्पीशीज़ जो हैं वो 2 डेकेड्स में अगर हम देखें तो वो बहुत ही कम रह गई हैं, और इनकी वजह क्या है, हंटिंग या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या पोल्यूशन। इन सब चीज़ों की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि मार्को पोलो शीप हो, इंडस डॉल्फिन हो, ब्राउन बियर हो, या फिर हम देखें लायन, टाइगर, चीता, ये सब के सब आहिस्ता आहिस्ता इंडेंजर्ड हो रहे हैं। फिर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन पढ़ी थी जो कि थी रेड लिस्ट के बारे में। और रेड लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि IUCN और WWF ने मिलकर एक लिस्ट बनाई जो कि थी ऐसी लिस्ट जो कि मुश्तमिल थी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पर। और फिर हमने ये भी देखा कि UN सबमिट के अंदर सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे बात की जाती है वो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस। और हमने यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कि सबसे बड़ा कॉज क्या है स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन का या बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, तो वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी ह्यूमन बीइंग्स ना तो अपनी हैबिटेट का ख्याल करते हैं और ना ही दूसरी स्पीशीज़ की हैबिटेट का ख्याल करते हैं, और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का बाइस बनते हैं।
साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि दरख्त काटते हैं और अपने फ़ायदे के लिए, अपने घर बनाने के लिए और साथ साथ अपनी हीटिंग, अपनी कुकिंग पर्पस के लिए, अपनी अर्बनाइजेशन के लिए और अपनी एग्रीकल्चर के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता दरख्त काट रहे हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज़म्स जो कि जंगलात में मौजूद होते हैं, उनकी रहने की जगह डिस्ट्रक्ट हो जाती है। हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि तकरीबन कितने लोग हैं जो कि हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये देखा कि तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कुकिंग और हीटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी दरख्त काटते हैं या किसी ना किसी तरह वो लकड़ी जो है वो, या किसी भी तरह वो डिफॉरेस्टेशन का बायस बनते हैं। इसी तरह 48% जो है वो हम अपने डिफॉरेस्टेशन को इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए? अपनी एग्रीकल्चर के लिए। इस तरह हमें ये पता चलता है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए दूसरे स्पीशीज़ के हैबिटेट को ख़त्म कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, और अपने फ़ायदे के लिए, अपने घर बनाने के लिए, स्कूल्स, कॉलेजेस और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आहिस्ता आहिस्ता डिफॉरेस्टेशन का बायस बन रहा है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स की वजह से नहीं हो रही, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुदरती आफात हैं जिनकी वजह से भी दरख्त जो है वो गिर जाते हैं, जैसे कि आंधी तूफ़ान आया या फिर सैलाब आ गए, तो वो अपने साथ जो है वो दरख्तों को बहा कर ले जाते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि तकरीबन 1% जो है वो हर साल आहिस्ता आहिस्ता KPK में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यानी दरख्तों की कमी वाक़या हो रही है। और इसी तरह अगर हम देखें कि पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है, तो हम देखते हैं कि चकोर पैट्रिज जो है ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। और अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है, तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर है। लेकिन मारखोर की स्पीशीज़ में भी कमी वाक़या हो रही है और हमें चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे ज़राए पैदा करें जो बजाय इन स्पीशीज़ की कमी के इनकी पॉपुलेशन में इजाफे का बायस बने, और हम इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस की तरफ बचाएं, और या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को लॉस से बचाएं और इसको कंजर्वेशन की तरफ लेके आएं, यानी हम वो स्टेप्स अपनाएं जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को महफूज करें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही मज़े की लगी होगी, और ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोग की बुक से है, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। और याद क्यों रखना है? क्योंकि एक तो आप ये नॉलेज आगे दूसरे लोग तक भी पहुंचा सकते हैं, और साथ साथ इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में भी अगर आपको यहाँ से कोई भी MCQ पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन याद हो और आप लोगों को अपना पेपर करने में बहुत ही आसानी हो, किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखी जो कि आप लोग के चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी थी और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी साबित हुई होगी, वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की। आप लोग को बताया कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या क्या फन फैक्ट्स हैं, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थी, वो सब के सब आप लोगों के पास होनी चाहिए। और जब भी आपसे कोई भी बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछे तो आपके पास ऐसी नॉलेज हो जो कि आप दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें और लोगों को पता चल सके कि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो कि जब भी वो किसी अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में या किसी भी गैदरिंग में बैठे तो लोग उससे बात करते हुए
बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हों और लोगों को आपसे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो उनके लिए भी बिल्कुल नई हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।